Hello students, welcome to our biology lecture. Today we are moving on our next topic which is called as sexual reproduction और लैंगिक प्रजनन जिसे हम कहते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे अलैंगिक प्रजनन के बारे में या प्रजनन की अवधारणा के बारे में कि क्या होता है प्रजनन, कैसे होता है, अलग अलग जीवों में इसके क्या प्रकार हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में, जो इस धरती पर प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां आप अपने सामने देख रहे हैं उन सभी में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। जो जीव धरती के ऊपर हैं उन सभी में विविधता का जो कारण है वो क्या है? लैंगिक प्रजनन। आप अलग अलग तरह के जीव देखते हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, कई तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, कई तरह के जो जीव आप देख रहे हैं वो सभी किसके थ्रू करते हैं रिप्रोडक्शन? लैंगिक प्रजनन के थ्रू या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे हम बात कर चुके हैं कि सबसे बड़ी खासियत जो इसकी है वो ये कि यहाँ पर दो पेरेंट्स आकर फ्यूज होते हैं या उनकी जो लैंगिक संरचनाएं होती हैं वो आकर आपस में जुड़ती हैं और एक नए जीव को जन्म देती हैं। जो उनकी लैंगिक संरचनाएं आपस में आकर जुड़ती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं या गैमीट कहते हैं। ये युग्मक आगे आकर जुड़ते हैं और जो पहली कोशिका है जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, इसके द्वारा आगे बढ़कर ये भ्रूण का निर्माण करते हैं और एक नया जीव अस्तित्व में आता है। तो अगर हम लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करें कि ये कैसे होता है तो वही चीज़ है, दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, नर और मादा। तो दोनों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे इंसान में नर युग्मक क्या है? स्पर्म या जिसे शुक्राणु कहा जाता है, या और फीमेल में एग जिसे अंड कोशिका कहा जाता है। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? आप अपने सामने कई तरह के जीव देखते हैं लेकिन उनमें कहाँ पर? तो जो हायर कैटेगरीज के प्लांट्स हैं मोस्टली उन सभी में, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी जीवों में, ठीक है, इन सभी जीवों में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। और मोस्टली जो हम पुष्प की संरचना की बात करते हैं कि जो मतलब लैंगिक जनन अंग है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म या आवृत जीवी पौधों में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट एफिशिएंटली मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर पाया जाता है। फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और अभी हम बात करें जैसे ये तो हो गए पादप, इसके बाद उच्च आकशेरुकी मतलब नॉन वर्टिब्रेट्स, जो हायर कैटेगरीज के नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में ये प्रजनन पाया जाता है। और कशेरुकी, जो भी आप अपने सामने जीव देख रहे हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं या जो मैमेलियंस हैं, इन सभी की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब मियोटिक डिवीजन है, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन का मतलब है कि जब एक कोशिका विभाजित होकर चार नई कोशिकाओं को जन्म देती है तब हम इसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आपके पास एक कोशिका है और ये विभाजित होकर बनाएगी कितनी कोशिकाएं? चार कोशिकाएं बनाती हैं। अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर एक अलग चीज होती है जिसकी वजह से ये नाम पड़ा है अर्धसूत्री, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। हर एक कोशिका में निश्चित संख्या में क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र भी कहते हैं। मानव कोशिका की बात की जाए तो 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। अब जब कोशिका यहाँ पर विभाजित हो जाएगी, मान लो पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी तो 46 से क्या हो गए? 23 क्रोमोसोम दोनों कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे। और हमने कहा कि चार कोशिकाएं बनती हैं तो ये दो कोशिकाएं जो बनी ये भी आगे विभाजित हो जाएंगी और दो नई कोशिकाएं बनाएंगी। और इन सभी के पास कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होते हैं। तो जब गुणसूत्र आधे हो जाते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आगुणित अवस्था कहा जाता है या हैप्लॉइड स्टेज कहा जाता है, जिसे हम दर्शाते हैं स्मॉल n से। जैसे अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो इसे क्या कहा जाएगा? 2n मतलब द्विगुणित। जब ये आधे हो गए तो इनको क्या कहा जाएगा? आगुणित, ठीक है। इसके बाद आप अपेक्षाकृत जटिल और लंबी प्रक्रिया, जैसे कि हम अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं तो अर्धसूत्री विभाजन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके बाद
युग्मक फॉर्म होंगे, युग्मक का निर्माण होगा और ये युग्मक पास आएंगे, फिर उनके बीच में फ्यूजन होगा मतलब संलयन होगा और आगे जाके ये विकसित होंगे और एक नए जीव को निर्मित करेंगे जो लगभग महीनों हो सकती है किसी भी जीव में प्रोसेस, और ये वेरी करती है अलग अलग जीवों में। जैसे इंसान में ये 9 मंथ की प्रोसीजर होती है। तो ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बाद जो जीव बन रहा है उसमें कई सारी विभिन्नताएं होती हैं, कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, कई सारे उसमें गुण होते हैं। तो उन सभी को विकसित होने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। ऐसे जीव निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात ही प्रजनन क्षमता प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहे थे तो वहां पर जरूरी नहीं था कि पहले एक इतनी स्टेज अटेन की जाए, जब उनके पास कोई कंडीशन आएगी तो वो तुरंत प्रजनन कर सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन, और 2 नए जीव बना सकते हैं या 2 से ज्यादा, वो डिफर करता है कि कौन सी विधि से वो प्रजनन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब तक वृद्धि नहीं हो जाती एक निश्चित अवस्था तक या विकास नहीं हो जाता तब तक प्रजनन नहीं हो सकता। जैसे मानवों की बात करें तो लगभग 18 साल की जो एज होती है मेल में, 18 मतलब इससे कभी कम हो सकता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जो फीमेल है उसमें 15-16 के आसपास की जो एज है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है और यहाँ से ये नया जीव निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी लैंगिक प्रजनन की अवस्था के दौरान। सबसे पहला क्या है, युग्मक का संलयन उच्च वर्ग के पादपों और जीवों में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अपेक्षाकृत जटिल और लंबी प्रोसेस है और एक निश्चित अवस्था तक जब तक आप विकास नहीं कर लेते तब तक लैंगिक प्रजनन नहीं हो सकता। अभी हम बात कर रहे थे 2 तरह के गैमीट बनते हैं, तो नर और मादा, ये जो 2 स्ट्रेन होते हैं, यहाँ पर स्पर्म फॉर्म होता है। स्पर्म का जो शेप आपने देखा होगा इस तरह का, एक हेड होता है और उसके पीछे एक टेल होती है। अंडाणु जो कि एक गोलाकार संरचना होती है, स्पर्म से बड़ी होती है ये, लेकिन खासियत क्या है, स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये एग नहीं जा सकता। दोनों की जो क्रोमोसोमल स्टेज या जिनमें जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, स्मॉल एन, मतलब अभी जैसे बात की थी ना जो आगुणित अवस्था, मतलब 23 गुणसूत्र शुक्राणु के पास और 23 गुणसूत्र अंडाणु के पास होंगे। फिर ये आके जुड़ जाएंगे और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ये दोनों आकर जुड़ जाएं और एक नई कोशिका का निर्माण कर दें तो ये क्या कहलाएगा, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। अब आप देखें अगर कि स्मॉल एन यहाँ पर था और स्मॉल एन यहाँ पर था, तो दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, n + n = 2n, मतलब 23 + 23 क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम फिर से उसमें रीस्टोर हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका विकास होगा, मतलब ये जो कोशिका बनी है ये आगे और विभाजित होगी समसूत्री विभाजन के द्वारा और आगे चलकर कई सारी कोशिकाएं बनाएगी, कई सारे अंग बनाएगी और इस तरह से एक भ्रूण का निर्माण होता है। आगे चलकर ये विकसित होती है संतति के रूप में, जिसकी गुणसूत्री अवस्था कैसी होती है, 2n होती है। अभी हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, लैंगिक प्रजनन के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्टली ध्यान में रख के बात कर रहे हैं किसको, जीवों मतलब इंसानों को और पुष्पों या पादपों के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जीवन की प्रावस्थाएं क्या है, जब भी आप बात करते हो लैंगिक प्रजनन के बारे में तो यहाँ पर लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं इनको 3 पार्ट्स में, जिनमें से किशोरावस्था है, फिर इसके बाद जननावस्था है या जीर्णावस्था है। या कह सकते हो कि शुरुआत से किशोरावस्था तक का समय वो होता है जब एक जीव विकसित होता है प्रजनन के लिए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूर्व प्रजनन काल। इस टाइम पर क्या नहीं हो सकता, प्रजनन नहीं हो सकता है। धीरे धीरे ये एंटर करेगा जनन प्रावस्था में 18-19 साल या गर्ल्स में 15-16 साल, और इसके बाद ये क्या कर सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है, मतलब अपने समान जीवों को जन्म दे सकता है। फिर इसके बाद जीर्णावस्था आती है। जीर्णावस्था मतलब जब जो शरीर के अंग हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, वो अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं और सही तरह से अपना काम नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे जिसके बाद शरीर का विनाश हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, जुवेनाइल फेज कहा जाता है। जनन प्रावस्था मतलब रिप्रोडक्टिव फेज और जीर्णावस्था मतलब सीनेसेंट फेज कहलाती है। फिर इसके बाद
इसके बाद अगर हम बात करें कि जीवों में प्रजनन क्षमता विकसित होने का आरंभिक काल यौवनारंभ कहलाता है। धीरे धीरे उनमें कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं और एक टाइम आएगा कि जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तो वो समय जब प्रजनन के जो गुण हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं या प्यूबर्टी कहा जाता है। समय अलग अलग हो सकता है, जैसे कि बात की मेल और फीमेल में, तो जो मेल हैं उसमें लगभग 15 से 18 साल के बीच ये समय आता है, और जो फीमेल है उनमें 12-13 से 15 के बीच तक का ये जो समय है। इस दौरान क्या होता है, जो शरीर के लैंगिक अंग हैं उनकी वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। जो शरीर में लैंगिक हार्मोन है उनका विकास होता है। शारीरिक जो दिखावट है या बनावट है वो सारी चीज़ें अपने विस्तार को प्राप्त करते हैं, मतलब उनमें कई सारे नए कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि दाढ़ी का विकास होना या कद का बढ़ना या शरीर के जो दूसरे अंग हैं उनका विकसित होना, आवाज़ में भारीपन, हार्मोन्स का विकास, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, यौवनारंभ में आती हैं। फिर इसके बाद पुष्पी पादपों में पुष्पन का प्रारंभ जनन अवस्था का द्योतक है। अब आपने इंसानों को देख के तो पहचान जाओगे कि हाँ ये मतलब डेवलप हो चुका है प्रजनन के हिसाब से, लेकिन किसी भी प्लांट को देखकर कैसे पहचानोगे, तो अगर किसी भी प्लांट पर पुष्प आने लग गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जनन अवस्था उसमें प्रारंभ हो चुकी है। एक चीज और, पूरे जो पादप जगत को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कहते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से सिर्फ एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादप कहा जाता है, और उन्हीं के प्रजनन के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। फिर इसके बाद पुष्पन के आधार पर पादप मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर किस तरह के पादपों की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है पुष्पन के आधार पर कि जो पुष्पन की अवधि है वो किस पौधे में कितनी ज़्यादा होती है। एक कहलाते हैं मोनोकार्पिक और एक कहलाता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर जिंदगी में सिर्फ एक बार नया प्लांट डेवलप होता है, मतलब नया फ्लावर डेवलप होते हैं, या एक बार ही उनकी मतलब जीवन अवधि हो जाएगी, मतलब 12 साल है या 15 साल है, उस दौरान सिर्फ एक ही बार फूल आएंगे और एक ही बार उनसे फलों का निर्माण होगा, एक ही बार उनसे बीजों का निर्माण होगा और उन बीज से आने वाली नई संतति बनती है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण क्या है, बांस, जो आप अपने आसपास देखते हैं, जिसे बैम्बू कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं। तो जो बांस का जो पेड़ है, आपने यूजुअली इस पर कभी फूल नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसकी जो उम्र है 50 से 100 साल की, इसमें ये सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है, और वो भी जब उसकी जीवन अवधि समाप्त होने वाली होती है। तो बहुत सारे फूल विकसित होते हैं और वो सारे बीज और फल में निर्मित होकर फिर वो प्लांट मर जाता है। तो आप कभी बांस के पेड़ में कभी फूल यूजुअली इसलिए नहीं देखते हैं। कुछ लोगों को ये शंका होती है कि ये एंजियोस्पर्म में आता है या नहीं आता है। तो ये बेशक एंजियोस्पर्म में आता है, क्योंकि इसके पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ये सारी स्ट्रक्चर्स इसके पास होती हैं, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है, एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके पास फ्लावर जरूर होंगे। तो बांस के पास फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ जीवन अवधि में एक बार ही दिखाई देते हैं। इसके बारे में जैसे अगर हम बात करें तो ये है बांस का उदाहरण, आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे, यहाँ ये हमेशा झुंड में मतलब उगते हैं। ये जो पेड़ है बांस का पेड़ बिल्कुल ग्रुप में उगता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक के बारे में, अच्छा एक और ऐसा प्लांट है, लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, इससे थोड़ा सा अलग है। एक पुष्प है जिसे कहा जाता है ब्रह्म कमल। 12 वर्षों में एक बार ये पुष्प खिलता है। उत्तराखंड में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं ये, और जब 12 साल का, जैसे अभी कुछ दिनों पहले उसका सीजन आया था, तो पूरा मतलब जो बागान होते हैं वो खिल जाते हैं, क्योंकि 12 सालों में ये पुष्प आते हैं, ठीक। फिर इसके बाद पॉलीकार्पिक, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें बार बार पुष्प आते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका सीजन कैसा है, 1 साल में फल उगते हैं वहाँ पर, या 6 महीने में अपनी फसल देता है, या 2 साल में।
तो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करने वाले ये पौधे होते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, सेब आदि। आप इन सबको देखते रहते हैं, आम और अमरूद आपने देखा होगा। आम में गर्मियों के टाइम पे बहुत सारे पुष्प डेवलप होते हैं और उनसे फिर नए आम बनते हैं। ऐसे ही अमरूद में अगर यहाँ पे हम बात करें सेब के बारे में, तो ये सेब के कई सारे आपको फल देखने मिल रहे हैं जो कि फूलों के बाद ही विकसित हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रजनन काल की, कि प्रजनन काल मतलब कैसा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कितने बार बच्चों को जन्म दे सकते हैं, या वो चीज़ लगातार होती है या अनियमित होती है, उसके आधार पर जंतु समूह दो भागों में विभक्त किया जाता है। ऐसे जीव जो अपने जिंदगी भर जीवों को जन्म दे सकते हैं, मतलब बिना किसी बाउंडेशन की कि साल में सिर्फ इस पर्टिकुलर मौसम पर या इस स्थिति पर, तो उनको क्या कहा जाता है, सतत प्रजनन करने वाले कहलाते हैं। जैसे कि इंसान, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा जन्म दे सकते हैं। एक बार अगर वो प्रजनन अवस्था तक पहुंच गए, उसके बाद फिर वो लगातार, मतलब ऐसा नहीं है कि साल में सिर्फ एक बार ही या बच्चों को जन्म दे पाएंगे या जो भी है। इसके अलावा मौसमी प्रजनन, जिन्हें कहा जाता है सीजनल ब्रीडर। इसका मतलब ये है कि साल का एक कोई या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ऐसी स्टेज आएगी जब वो सिर्फ बच्चों को जन्म दे पाएंगे। यहाँ पे क्या आते हैं, पक्षियों का उदाहरण मोस्टली यहाँ पर रखा जा सकता है। वो साल भर प्रजनन नहीं कर सकते, एक निश्चित समय आएगा जब वो जीवों को जन्म दे पाएंगे। लेकिन इसके उलट अगर आप देखें सजीव जो मतलब सतत प्रजनन है, हमेशा मतलब एक साल, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी, ये प्रोसेस हमेशा चलती रह सकती है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाह्य कारक के प्रभावित किए बिना। तो यहाँ पर उदाहरण क्या आएंगे, सारे स्तनधारी जो आप अपने आसपास देखते हैं, स्तनधारी मतलब जिनके पास स्तन ग्रंथियाँ होती हैं या जिनके पास मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उन सभी को क्या कहते हैं, मैमेलियन कहते हैं। तो आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, पक्षी बना हुआ है, ये काय का उदाहरण है, मौसमी प्रजनन का उदाहरण है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं चिंपैंजी देख रहे हैं, और यहाँ पर लॉयन है। तो ये सभी काय के, लॉयन, पैंथर, ये सारे उदाहरण आप काय में रख सकते हैं, मैमेलियंस में रख सकते हैं। फिर इसके बाद